हेलो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमने एक नई लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि सी शार्प पर है। आज से हम लोग देखेंगे सी शार्प क्यों सीखनी चाहिए, सी शार्प किस लिए होती है, क्यों यूज़ करते हैं, और आज जो मॉडर्न सेंचुरी है इसके अंदर सी शार्प का क्या रोल है, हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो सी शार्प ही क्यों, जितने भी जो बिगनर्स हैं जिनके माइंड में बहुत सारे सवालात होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में आपको कवर कर दिए जाएंगे। ये वीडियो ना सिर्फ बिगनर्स के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सी शार्प का इंट्रो में से कुछ क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में लाजमी आते हैं। आपसे पूछा जाता है सी शार्प क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है, किस तरह काम करती है, कुछ और गार्बेज कलेक्टर, इस तरह के क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो इसलिए भी इंट्रोडक्शन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सी शार्प की डॉक्यूमेंटेशन खोल सकते हैं। सी शार्प की डॉक्यूमेंटेशन आपको आराम सुकून से क्रोम पे सी शार्प की जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगी, और इसके अलावा आप दूसरी रिसोर्सेज वगैरह से भी कर सकते हैं। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड भी कर ली है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो कैसी है। अब इसमें फ़र्क क्या है, मैं लाया हूँ आपके लिए ज़रा इजी वे में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, अब मैं आप लोगों को पहले ये दिखा देता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये रही, ठीक हो गया। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब अगर मैं तुम लोगों को ये दिखाऊँ तो तुम ये देखोगे इसमें कितने पेजेस हैं। 1463 पेजेस हैं इसमें ओवरऑल। इंट्रोडक्शन तुम्हें इसके अंदर ऊपर से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इतने कितने 1463 पेजेस हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मॉरल, एक समरी निकाली है इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से। एक छोटी सी समरी, अगर आप उसको याद कर लें या उसको समझ लें तो आई होप आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यार सबसे पहले मैं कुछ बातें यहाँ कर लूँ। देखो, पहले वो लोग जो कहते हैं कि यार सी शार्प सीखने के लिए क्या हमें कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल भी दूसरी लैंग्वेज आने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है सी शार्प सीखने के लिए। ठीक हो गया। बस आपको गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, आपकी लर्निंग या आपको जो सिखाने वाला है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपकी ऑफ कोर्स लर्निंग अच्छी ही होगी। ठीक हो गया। ये तो बिगनर्स के लिए सवाल था। ठीक हो गया। अब बताते हैं सी शार्प बेसिकली है क्या। देखिए, सी शार्प एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, यार सर्वर साइड और क्लाइंट साइड ये दो चीज़ें क्या होती हैं। देखो, क्लाइंट साइड कहते हैं हम यूआई वगैरह को, ठीक हो गया। अब यूआई की बात नहीं कर रहे। यूआई अपने खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर किया जा सकता है इन फ्यूचर, ठीक हो गया, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। अब सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड अगर मैं इन शॉर्ट जो बिगनर्स हैं जिनको आसान अल्फाज समझ आते हैं वो ये कि बैक एंड, इन शॉर्ट में। भाई सर्वर साइड का मतलब है बैक एंड, यानी जहाँ पर लॉजिक लगता है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, चाहे वो क्लाउड हो, कुछ भी हो, आपका जो बैक एंड होता है जहाँ पर डेटाबेस होता है वो आपका सर्वर साइड कहलाती है, यूँ समझ लें। अब सारी जो लॉजिक होती है, जो यूआई की, जो वेबसाइट की, या जो किसी भी एप्लीकेशन की, चाहे चाहे डेस्कटॉप हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो सारी की सारी लॉजिक होती है आपकी बैक एंड में होती है। तो सी शार्प जो है वो बैक एंड लैंग्वेज है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो कवर करने के लिए मैंने एक समरी निकाली है, जो एक डॉक्यूमेंट बनाया है, वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एवन ये डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको देख के भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी वर्डिंग में मैंने ये सब कुछ लिखा है। देखो, सी शार्प क्या है, व्हाट इज सी शार्प। सी, बहुत सारे लोग इसको सी हैश भी कहते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्रोनाउंस है वो है सी शार्प। सी शार्प क्या है, देखो, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ लोगों को पता होगा कि ऊप एक कॉन्सेप्ट है। ऊप एक अपने में टॉपिक है बहुत बड़ा, इसको भी हम कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक बेसिक बता दूं। ऊप एक एक पैटर्न है, एक काम करने का तरीका है जो आपकी प्रोग्रामिंग को आसान बनाता है। ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं और जिनको समझ नहीं है। ये उनके लिए एक छोटा सा अल्फाज हो गया कि भाई ऊप क्या है। ऊप एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, काम करने का तरीका है बस। कुछ इसके अंदर अपनी चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, लेकिन ये सिर्फ बिगनर्स के लिए मैंने वर्डिंग इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सी शार्प को मेंटेन करना है, माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन करता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको डेवलप भी किया है, माइक्रोसॉफ्ट ही से मेंटेन भी कर रहा है। सी शार्प जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 2000 में, ठीक है। और अब ये है, अब ये डॉट नेट के साथ मिलके काम करती है, यानी डॉट नेट के साथ इंटीग्रेट होती है। डॉट नेट क्या है, डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम सी शार्प का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सी शार्प के टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उसके बाद यकीनन हम
डॉट नेट और डॉट नेट कोर के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये इंट्रो की वीडियो है तो मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन ही लेके चलूँ। सी शार्प एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी 2000 के अंदर, और अब ये डॉट नेट के साथ इंटीग्रेट होकर डॉट नेट के साथ मिल के काम करती है। सी शार्प हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इवन हम लोग गेम्स के अंदर भी सी शार्प यूज़ करते हैं। ये सी शार्प की बहुत सबसे ज़्यादा खासियत है कि एक आप लैंग्वेज सीख के आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, चाहे वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप सी शार्प का यूज़ करके आप डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए काम कर सकते हैं। अब इसके और ज़्यादा फीचर्स क्या हैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सी शार्प जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी जो सी शार्प है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो पॉइंट्स है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो पैटर्न है उसको फॉलो करती है, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, अपने अंदर उसके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। और यहाँ पे अगर आपको दिखे तो ये देखें, ये कॉन्सेप्ट्स के नाम लिखे हुए हैं ऊप के, यानी इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशंस वगैरह वगैरह। सी शार्प इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त देती है, इन शॉर्टली बिगनर्स के लिए। अब ये स्ट्रॉन्ग टाइप है। अब स्ट्रॉन्ग टाइप का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग टाइप का मतलब ये होता है, आपने कोई वेरिएबल बनाया, मान लो आपने लिख दिया a=5, ठीक हो गया। अब सी शार्प क्या होगा, इसमें एरर दे देगा। क्यों? वो कहेगा नहीं भाई, तुम इसको डिक्लेयर करोगे, भाई ये वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, बूलियन है, किस टाइप की वैल्यू, आप प्लीज़ इसको डिक्लेयर करें, यानी इसको बताएं कि इसकी डेटा टाइप क्या है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता, और ये पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है। अब ये पॉइंट इस तरह मैंने देखें, आपसे ये लाजमी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है या सी शार्प की, आप अगर ये पॉइंट बता देते हैं तो आपके इंटरव्यू में ऑब्वियसली बहुत ही आपके एक प्लस पॉइंट हो जाता है, कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं होती। लेकिन सी शार्प जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है विंडोज़ एप्लीकेशन और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, और साथ में ये काम करती है डॉट नेट के साथ मिलके, डॉट नेट कोर। बहुत सारे लोगों को डॉट नेट और डॉट नेट कोर का भी फ़र्क नहीं पता, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, डॉट नेट है 5 वर्जन से पहले पहले, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। जो डॉट नेट 5 के ऊपर के जो वर्जन है उनको ASP डॉट नेट भी कहा जाता है, और डॉट नेट 6, 7, 8, 9 इस तरह भी उनको प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन डॉट नेट 5 के ऊपर जितने भी वर्जन हैं उनको क्रॉस प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का जो बेसिक मतलब है ना, वो ये है कि भाई आपने मान लो एक एप्लीकेशन बनाई विंडोज़ पर। अब जब आपने वो एप्लीकेशन बनाई है तो भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के लिए काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए ही वर्क करेगी, यानी उसी पे ही चलेगी जहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन अगर आप डॉट नेट कोर में करते हैं, यानी आप सी शार्प यूज़ करते हैं, डॉट नेट कोर में काम करते हैं, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आपने एक एप्लीकेशन विंडोज़ के लिए बनाई है, वो एक ही एप्लीकेशन आपकी लिनक्स के लिए भी चलेगी, वो एक ही एप्लीकेशन आपकी मैक ओएस के लिए भी चलेगी, एक ही एप्लीकेशन लिनक्स विंडोज़ के लिए भी चलेगी। विंडो, लिनक्स और मैक देखें, एक एप्लीकेशन आपकी तीनों में कवर होगी। ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा कि एक एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करती है, यानी एक एप्लीकेशन सी शार्प पे बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं गार्बेज कलेक्शन का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में 110% पूछा जाता है। ये लाजमी पूछा जाता है, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, जब मैं इसमें इंटर्नशिप लगा था, तो मुझसे ये इंटर्नशिप पर ही पूछा गया था। हालांकि ये अपने में एक बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। सी शार्प ऑटोमेटिकली हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग गार्बेज कलेक्शन। देखो, सी शार्प के अंदर एक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी अगर कोई यूज़ नहीं हो रही, मान लो आपने कोई प्रोग्राम रन किया, उसमें एक वेरिएबल बनाया था, जब वो वेरिएबल कंज्यूम हो गया, वो वेरिएबल यूज़ हो गया, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो वेरिएबल कंज्यूम हो गया, वो वेरिएबल ने अपना काम कर दिया, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो अब हमें उस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। जब हमें उस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है तो गार्बेज कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या करता है कि उस वेरिएबल की ऑटोमेटिकली मेमोरी को रिमूव कर देता है, ताकि वो जो वेरिएबल है वो कोई भी मेमोरी कंज्यूम ना करे। क्योंकि अगर हर बार हर वेरिएबल आपने मान लो 1000 वेरिएबल बनाया है, या मान लो 100-500 वेरिएबल बनाए हैं, तो सारे के सारे 100-500 वेरिएबल आपके सिस्टम में जगह, स्पेस, स्टोरेज कंज्यूम करेंगे। तो उससे क्या होता है,
मेमोरी पर लोड पड़ेगा, आपकी जो फंक्शनलिटी है, जो आपकी एप्लीकेशन है उस पर लोड पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। तो गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, गार्बेज कलेक्शन वो कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है कि जितनी एप्लीकेशन को मेमोरी चाहिए वो उतनी उसको प्रोवाइड करता है। ये जो अननेसेसरी मेमोरी किसी एप्लीकेशन ने कंज्यूम की हुई होती है उसको रिमूव कर देता है। ठीक हो गया, यानी कि स्टोरेज को मैनेज करता है ये इन शॉर्ट में। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा गार्बेज कलेक्शन का। अब आते हैं रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। C# comes with a rich set of libraries and API that make it easier to perform complex tasks like file I/O, networking, database interaction, and more. ठीक हो गया। सी शार्प सेट ऑफ रिच लाइब्रेरीज का मतलब ये हो गया, देखें सी शार्प के अंदर हम बहुत सारी लाइब्रेरीज अलग से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइल आई हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस के लिए हो गया, डेटाबेस से कनेक्टिविटी या इंटरेक्शन वगैरह। ये सारी लाइब्रेरीज हम सी शार्प के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। कोई भी लाइब्रेरी हो, जैसे फ़ाइल हैंडलिंग की लाइब्रेरी होती है वो जो हम सी शार्प में यूज़ कर सकते हैं। फ़ाइल आईओ क्या होता है, देखें फ़ाइल आईओ बेसिकली फ़ाइल्स को रीड करने के लिए, फ़ाइल्स के डेटा को हैंडल करने के लिए अपने सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर, इसके लिए फ़ाइल आईओ की लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। तो तो रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का क्या मतलब है भाई, सी शार्प के अंदर हम जितनी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है ना वो यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट तो खैर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ये तो समझ आ जाना चाहिए यार, ये तो बच्चे को आ जाता है। अब आते हैं एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग पे। देखो C# हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग विच अलाउ डेवलपर्स टू राइट एफिशिएंट नॉन ब्लॉकिंग कोड। ये पॉइंट बहुत मेन है, ये याद रखना। स्पेशली यूजफुल फॉर वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। देखो एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या है भाई, ये C# के अंदर बिल्ट इन सपोर्ट है, यानी बिल्ट इन स्ट्रक्चर, बिल्ट इन फीचर है C# का। ये क्या करता है, हम डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो कोई भी कोड जल्दी से एफिशिएंटली रन कर सकें, जल्दी से उसको लिख सकें। अब नॉन ब्लॉकिंग कोड का क्या मतलब है, देखो हमारा क्या होता है, मान लो आपने कोड लिखा, आपने कोड को एक एप्लीकेशन को रन किया, ठीक हो गया। अब उस एप्लीकेशन के उसके अंदर कोड के दो पार्ट हैं, एक ए है और एक बी है। ए पार्ट में 10 लोगों का डेटा आ रहा है, यानी आप यूँ समझ लें कि आपने ए पार्ट के अंदर 10 लोगों का डेटा मंगवाया, 10 लोगों के नाम मंगवाए और उनको आप प्रिंट करवा रहे हो। ठीक हो गया। बी पार्ट में आप क्या करते हो, 2 लोगों के नाम आप कॉल कर रहे हो और उनको प्रिंट करवा रहे हो। ये बहुत ही ईजी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब क्या होगा, जब आपकी एप्लीकेशन चलेगी वो पार्ट ए पे आएगा, अब 10 लोगों के नाम कॉल हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब जब वो 10 लोगों के नाम कॉल होंगे ना, तो इससे होगा क्या, आपका अब हो सकता है 10 लोगों के नाम आते आते टाइम लग जाए, आपके 10 लोगों के नाम आते आते टाइम लग सकता है, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, मे बी कोई भी वजह हो सकती है उसकी। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो नीचे का प्रोग्राम है ना, जो सेक्शन बी है, जो आपका कोड बी है, ब्लॉक बी है, वो रुक जाएगा, वो रन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर वो पहले पे ही कोई इशू आ गया तो वो पहले प्रोग्राम पर ही, पहले जो कोड है, कोड ए, उसी पर ही रुका रहेगा और उसी का वेट करता रहेगा कि भाई वो पूरा रिज़ल्ट वहाँ से आए। जब तक वो प्रिंट नहीं करवाएगा तब तक वो अगले कोड पे नहीं आएगा। ठीक हो गया। एसिंक्रोनियस में क्या होता है कि भाई 10 लोगों का नाम प्रिंट करवा रहे हैं, 10 लोगों का डेटा आ रहा है, वो यहाँ पे प्रिंट करवाता रहेगा। मान लो 2 लोगों का आया, 3 लोगों का आया। अब उसमें क्या हो गया, जब तक डेटा आ रहा है ठीक है, कोई डिले आता है उसमें, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से वो डेटा गैदर करता रहेगा, यानी उसमें से ट्राई करता रहेगा कि डेटा आ जा, डेटा आ जा, डेटा आ जा, उसको प्रिंट करता रहेगा उसके डेटा को, और इतने में वो चला जाएगा दूसरे, यानी जिस पे टाइम लग रहा है उसको वो कंटिन्यू रखेगा, लेकिन वो जो अगला कोड है ना, नेक्स्ट लाइन है, उस पर भी लाजमी जाएगा, उसको रन वो लाजमी करेगा। आई होप आपको ये एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग भी समझ आ गई होगी। उसके बाद तुम लोग यार यहाँ से भी देख सकते हो, ये थोड़ा एक मोरल लिखा हुआ है, C# का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ है। देखो अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ भाई, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी ये वाइडली यूज़ होता है, C# होती है, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि भाई वेब एप्लीकेशंस, इसका तो आपको पता ही होगा भाई, वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी MVC का पैटर्न, MVC का मॉडल लगा के हम लोग काम करते हैं, यानी कि ASP.NET पे ये फ्रेमवर्क का फिर बता रहा है भाई, वेब एप्लीकेशंस भी C# पे बनती हैं। देखो अब आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। C# इज आल्सो यूज्ड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट थ्रू द Xamarin framework. This allow developer to write mobile app for both iOS and Android using the same code base. अब इसमें क्या बात है, देखें
इसमें भी उसने वही बात की है क्रॉस प्लेटफॉर्म वाली, यानी कि आप सी शार्प में अगर मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करते हैं और उसको बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका एक ही कोड जो है वो iOS के लिए भी काम करेगा और वही एंड्रॉयड के लिए भी काम करेगा, सेम कोड। क्रॉस प्लेटफॉर्म का ये मतलब होता है कि आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब गेम डेवलपमेंट की बात आ गई, वही जो मैंने ऊपर बताई थी। गेम डेवलपमेंट भी मैंने ऊपर बताया था। सी शार्प क्या है? सी शार्प इज़ द मेन लैंग्वेज एंड इन यूनिटी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इंजन्स in the world. Unity allowed developers to create 2D and 3D games for various platform using C Sharp. देखो C Sharp का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यूनिटी के ऊपर गेम डेवलपमेंट पर भी काम कर सकते हैं, यानी यूनिटी के ऊपर गेम्स भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों नहीं पता होगा यूनिटी क्या है। यूनिटी एक टूल है जिसके ऊपर 2D 3D आपकी जितनी भी इस टाइम पे गेम्स, वो सारी यूनिटी के ऊपर बनती हैं। ठीक हो गया। यूनिटी अपने में एक बहुत बड़ा टूल है। ठीक हो गया। अब C Sharp को सीखने के बाद अगर कोई किसी का जो बहुत इंटरेस्ट है गेम डेवलपमेंट पे, तो आप गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। यानी आप एक सी शार्प को यूज़ करके, सिर्फ एक सी शार्प सीखने के बाद देखें आपके लिए कितना स्कोप है, आप कितनी सारी आगे एक फील्ड्स निकल रही हैं। आप ये सारी चीज़ें सिर्फ सी शार्प सीखने के बाद कर सकते हैं। अब आते हैं क्लाउड एप्लीकेशन पे। Cloud application C Sharp is commonly used for developing cloud-based applications, especially with the Microsoft Azure, which provide tools and services that integrate seamlessly with C Sharp. देखिए C Sharp यूज़ करने के बाद आप cloud based application जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें भी आप C Sharp का यूज़ करके उस पर भी काम कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बहुत एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो ऑनलाइन स्टोरेज होती है। जैसे आपकी गूगल डॉक हो गया, ठीक हो गया, जैसे आपके ईमेल के ऊपर कोई चीज़ स्टोर हो रही है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये समझा रहा हूँ, ठीक है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बेसिकली वो कह सकते हैं जिनका डेटाबेस ऑनलाइन होता है और वो ऑनलाइन वर्क कर रही होती हैं, उसको हम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, बल्कि होती हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ आई गई होगी कि भाई हाईली डिमांड है, वर्सटाइल एंड स्केलेबल है। वर्सटाइल है, बहुत ही वाइड रेंज है इसको यूज़ करने की, बहुत ही वाइड स्कोप है। स्केलेबल है, यानी बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग इसमें जो है काम बहुत ही ईजी से ईजी तरीके में कर सकते हैं। फिर ग्रेट कम्युनिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, बहुत अच्छी कम्युनिटी है इस पे काम करने वाली, बहुत हाईली पेड डेवलपर्स हैं इस पे काम करने वाली, और बहुत ही अच्छी डिटेल में इसकी डॉक्यूमेंटेशंस भी आपको मिल जाएगी। और वन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिखाई, वो डॉक्यूमेंटेशन कौन सी है, वो ये रही जो मैंने गूगल के ऊपर आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो ये है। इसके अंदर ये बिल्कुल डिटेल में सी शार्प के ऊपर, आपको पेजेस से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप इसको रीड करेंगे तो मुझे पता है कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आप इससे देख सकते हैं, लेकिन और बाकी सिखाने के लिए तो मैं हूँ ही यार। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग अपनी सी शार्प की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगनर लेवल से लेके बिल्कुल हाई एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिगनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता, और उन लोगों के लिए भी जो कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। और बिगनर्स के लिए तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो सी शार्प को बहुत अच्छे से समझना और सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।